तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे एज पिरामिड। आखिर ये एज पिरामिड होता क्या है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक पॉपुलेशन का। आई थिंक ये लेक्चर नंबर 7 है। तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये हमारा एज पिरामिड होता क्या है। मैं हेडिंग लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया था ऑर्गेनिक पॉपुलेशन जो लिखा था मैंने, एज पिरामिड। अब ध्यान से समझना, मैं नोट्स भी देते चलूंगा अब से, तो तुम लोग की राइटिंग देखो अच्छी से मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारी सी। तो आखिर ये एज पिरामिड होता क्या है। और हाँ, मैं ब्लैक मार्कर किंग लेके आ गया हूँ। और हाँ यार, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है मेरे कोचिंग का नाम क्या है, मतलब क्लासेस का नाम क्या है। इसका नाम है चंद्रहित क्लासेस। प्रोनाउंसिएट अच्छे से करना भाई, मेरे मम्मी पापा का नाम है, बुरा लग जाएगा मेरे को। चंद्रहित क्लासेस, फिर से लिख दे रहा हूँ, चंद्रहित क्लासेस। हिट मत बोल देना, हित हित क्लासेस। काफी इज्जत से नाम लीजिएगा, ये मेरे मम्मी पापा का गौरव का नाम है। तब देखो आज का टॉपिक है कि एज पिरामिड क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे, अगर टाइम जैसा होगा उस हिसाब से आगे टॉपिक एक्सटेंड कर देंगे। आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, अगर आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया तो हम पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसी को समझो, आखिर ये एज पिरामिड होता क्या है। अब तुम जरा मेरे को यहाँ पे बताओ कि एज मतलब क्या होती है। नॉर्मली एज हो गई, यानी कि एज मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, उम्र। उम्र को हम लोग एज ही समझ सकते हैं। एज एज मतलब एज ही होगा, यानी कि उम्र। उम्र मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा, कारण को लिखना नहीं आता मेरे को। अब पिरामिड मतलब क्या होता है, एक शेप हो गया। पिरामिड क्या होगा, जनरली एक शेप ही तो होगा, यानी कि एक ऐसा ग्राफ बनेगा यहाँ पे जो पिरामिड शेप का होगा और जिसमें क्या बताया जाएगा, एज बताया जाएगा। ध्यान से समझना, फील करके समझना। एक ऐसा ग्राफ, एज पिरामिड एक ग्राफ होता है जनरली, अगर सिंपली तुमको समझाना चाहूं तो एक ऐसा ग्राफ जिसमें हमें एज का पता लगे और जो कि पिरामिड शेप का हो, वो तुम्हारा होता है एज पिरामिड। इतनी बात सबको समझ में आई। अब देखो इसका बेसिस क्या होता है, अर्थात इसका बेसिक क्या होता है। जैसे कोई ग्राफ बनता है एक्स वाई एक्सिस, तो उसका बेसिस क्या होता है। जैसे नीचे से हम लेंगे 10 20 30 ऐसे ऐसे लेते हैं ना, ग्राफ का कोई बेसिस होता है ना। एक्स एक्सिस इधर रहेगा, वाई एक्सिस इधर रहेगा, समझ रहे हो ना। फिर यहाँ पे 0 10 20, फिर यहाँ पे 0 10 20 30 ऐसे ऐसे ले जाते हैं ना। तो इसका बेसिस क्या रहता है, पहले वो समझो। ये ग्राफ जो होता है 2D होता है। सबसे पहला पॉइंट, इट इज 2D ग्राफ, अर्थात कि ये एक 2D ग्राफ होता है। और इसमें जनरली देखो पिरामिड बोल दिया जाता है, लेकिन ये मेरे हिसाब से तो पिरामिड नहीं बनेगा, क्योंकि पिरामिड जो होता है 3D शेप होता है और इसमें ट्रायंगल शेप बनता है। लेकिन तुम लोग यहाँ पे जो एनसीईआरटी दिया वही मानो पिरामिड शेप का ग्राफ होता है। तो इसका सबसे पहला बेसिस होता है कि ये 2D शेप का ग्राफ होता है। और इसका दूसरा बेसिस क्या है कि इसके राइट साइड में, मतलब कि ग्राफ के, ये जीरो से ग्राफ नहीं स्टार्ट होता, ये भी याद रखना। जैसे कि हर ग्राफ, ये मान लो ग्राफ है तो यहाँ से जीरो स्टार्ट होता है ना हर ग्राफ में, मतलब यहाँ से जीरो स्टार्ट होगा, यहाँ 10 यहाँ पे 20। लेकिन इसका ग्राफ यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, इसका ग्राफ तुम्हारा यहाँ से जीरो स्टार्ट होगा। अभी आगे समझाऊंगा। तो इसके जो राइट साइड में होता है ना, अर्थात की राइट हमेशा कौन होती है, वुमेन होती है। ये बात फैक्ट है, मान लो हमेशा राइट वुमेन ही होती है। मेंस जो होते हैं वो भी राइट होते हैं, मैं ऐसा मेंस के खिलाफ नहीं हूं, मैं भी इंसानी हूं, मतलब मेल हूं। तो मेल भी हमेशा सही होते हैं, लेकिन यार वुमेन्स भी सही होती हैं। जो लोग समाज में, सोसाइटी में वुमेन्स को हमेशा गलत मानते रहते हैं, ऐसा बात कुछ नहीं है। तो ये ट्रिक है वैसे। राइट हमेशा क्या होती है, वुमेन होती है। तो राइट साइड में, अर्थात ये वाला जो साइड है, यहाँ पे वुमेन्स को देंगे। और लेफ्ट, अल्टीमेटली लेफ्ट क्या हो, लेफ्ट साइड किसको देंगे हम, लेफ्ट साइड अपना दे देंगे हम मेंस को, अर्थात कि पुरुष को दे देंगे। अब देखो इतना तो पता चल गया, ये ग्राफ जो होता है पिरामिड शेप का होता है, 2D ग्राफ होता है। राइट साइड में हम वुमेन की इंफॉर्मेशन देते हैं, लेफ्ट साइड में मेन की इंफॉर्मेशन देते हैं। और ये ग्राफ में जो वाई एक्सिस होता है, मतलब एक्स एक्सिस का तुम्हें इंफॉर्मेशन मिला, ये तुम्हारा हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ तुम्हारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या इंफॉर्मेशन रहती है, तुम्हें मेल और फीमेल का इंफॉर्मेशन दिया रहता है। और वाई एक्सिस में ये एक्सिस है, समझ लेना ठीक है। एक बार लिख दे रहा हूं वरना तुम लोग ना कर रहे। ये तुम्हारा एक्सिस बता रहा हूं मैं, एक्सिस। और ये जो तुम्हारा वाई एक्सिस होता है, हट ये सब निकाल दो। ये जो तुम्हारा वाई एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस किसकी इंफॉर्मेशन देता है, बोल मेरे भाई, एज की, अर्थात की उम्र की इंफॉर्मेशन देता है। अब जरा तुम ग्राफ को देखना, यहाँ पे ये ग्राफ मैं कैसे बनाता हूं। इसमें 3-4 ग्राफ दिए हैं, वो भी कंपेयर करके सब चीज बताऊंगा, चिंता मत करो। अब ये देखो, ये हुआ हमारा कौन सा एक्सिस हुआ, जरा बताना ये कौन सा एक्सिस हुआ,
एक्स नहीं मेरे भाई, ये वाई एक्सिस हुआ, अर्थात कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, उम्र को, एज को। अब और ये कौन सा एक्सिस हुआ मेरे भाई, वाई नहीं बे, एक्स हुआ। और ये इसका जीरो कहां से रहेगा, बीच में रहेगा, ये हुआ तुम्हारा मिडिल पोर्शन, और यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, ब्लू कलर से लिखता हूं, ये तुम्हारा जीरो हुआ, और यहाँ पे उम्र रहता है। अच्छा एक बात मुझको बताना तुम लोग, अगर हम यहाँ पे उम्र लेना चाहे, उम्र बिग बॉस वाला उम्र नहीं, एज, समझ में आया। अगर यहाँ पे 1 2 3 लिखे तो ये ग्राफ बड़ा नहीं बन जाएगा, 1 साल के इतने बच्चे, 2 साल के, ऐसे ऐसे करोगे तो ग्राफ बड़ा नहीं बन जाएगा। तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे ले लेते हैं 0 से 5 साल के कितने हुए, मतलब 5-5 साल का गैप कर दो, या फिर 10 साल का कर दो। ग्राफ अगर तुम्हें छोटा बना 10 साल के बीच में कर दो, यानी कि 0 से 5 के इसमें कितने आ रहे हैं, या फिर 0 के 10 से, तो मैं यहाँ पे 5 मान रहा हूँ, फिर 5 से कितने हुए, 15 नहीं 10, क्योंकि 5-5 साल का गैप लेना है, एक जो गैप लेंगे वही सब में लेना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या लेंगे, 10 से 15, यहाँ पे 15 से 20, यहाँ पे कितना लेंगे, 20 से 25। अब यहाँ पे तुम 21 भी लिख सकते हो मेरे भाई, ऐसा मत सोचना। एक बात करता हूँ, मैं 21 लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ 11 लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ 6 करता हूँ, वरना तुम लोग हो थोड़ा गधे। समझ में आया, नहीं बे, दिल पे मत लो। और यहाँ पे क्या कर देता हूँ 30 से 31, हमें बहुत इंटेलिजेंट हो बे तुम लोग, मेरे से ज्यादा। अब यहाँ पे क्या होता है 40 से 45 होता है, 5-5 का गैप दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मेल्स का होता है। अब मेल्स का हम लोग क्या लेंगे, ये भी बात करती है, यहाँ तो एज ले लिए, मेल्स हम लेंगे कि कितना मेल है, यानी कि कितना फीमेल है। एक बार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वाला जो है तुम्हारा फीमेल का पोर्शन है, फीमेल, और ये वाला जो तुम्हारा है मेल का है। एक काम करता हूँ, ये नीचे लिखता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है मेल का, अर्थात ही पुरुष का, और ये तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है फीमेल का। आज काफी धीरे धीरे तो नहीं पढ़ा रहा हूँ क्या, हो सकता है धीरे धीरे पढ़ाऊँ क्योंकि फील करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से है ना, जीरो यहाँ है ना, बोल मेरे भाई, जीरो यहाँ है ना, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से होगा। तब यहाँ पे 10 मिलियन, मिलियंस में बोल रहा हूँ, कितने पुरुष हैं, मान लो अगर मैंने पूछा कि कितने पुरुष हैं इंडिया में, तो बोलोगे 10 मिलियन, 20 मिलियन, ऐसे ऐसे बोलोगे। तो यहाँ पे 20 मिलियन, यहाँ पे 30 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यहाँ पे 40 मिलियन, यहाँ पे 50 तक ले लो, और फिर फीमेल्स का ले लो 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। 50 भी ले सकता हूँ, लेकिन जगह कम है। अब देखो ये ग्राफ कैसे बनेगा, अगर मान लो मैंने तुमको बोला कि इस भारत में, इंडिया की बात कर रहा हूं, 0 से 5 साल में लगभग मेल में 10 मिलियन पॉपुलेशन है, 10 नहीं 30 मिलियन पॉपुलेशन है 0 से 5 में, तो ग्राफ यहां पे बन जाएगा। और जो तुम्हारा फीमेल है वो भी 30 मिलियन है, तो ये ग्राफ तुम्हारा कैसे बन जाएगा, ऐसे। फिर मैंने बोला कि 6 से 10 साल के बीच में 20 मिलियन है, तो ये ग्राफ तुम्हारा क्या बन जाएगा, 6 से 10 यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ पे ऐसे बन गया, और फीमेल्स में भी ऐसे हो गया, और ये तुम्हारा ग्राफ मिला दिए। अब मैंने बोला 11 से 20 साल में तुम्हारा 10 होंगे, तो अल्टीमेटली ये ग्राफ जो है ऐसे ऐसे, मतलब मत करना तुम लोग, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 10 हो गया, और यहाँ पे ऐसे 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 बनता बनता चला जाएगा। वैसे मुझको गैप ज्यादा देना चाहिए था, लेकिन ये तुम्हें फील कराने के लिए दिखा दिया मैं, ऐसे समझ लो कि यहाँ पे जैसे 30 मिलियन मेल हो गए, 30 मिलियन फीमेल हो गए, और ग्राफ लाके खुद से मिला दो। अगर मान लो मेल 20 मिलियन है और 30 मिलियन है, तो ऐसे मिला दो, समझ गए ना। फिर यहाँ से कर दोगे तुम लोग, अभी 30-30 मिलियन दोनों लेना, ताकि अच्छे से फील कर पाओ तुम लोग। तो ऐसे ऐसे लेनी है, ऐसे ऐसे ग्राफ ऊपर चलता चला जाएगा। अब देखो एनसीईआरटी ने 3 और ग्राफ दिए हैं, समझाया है कि हमारा बर्थ रेट कब बढ़ रहा है, डेथ रेट कब बढ़ रहा है। अब बर्थ डेथ रेट पता है कि नंबर ऑफ बॉर्न पर कैपिटा इन पर यूनिट टाइम, ये बर्थ रेट होता है, और इसी का उल्टा कर दो तो डेथ रेट हो जाता है। इसको मैं क्या इरेज कर सकता हूँ, छाप लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना भाई। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, टिक टिक टिक, घोड़े में भाई कैसे आ गया। अब यहाँ पे हम ग्राफ समझते हैं। ग्राफ पहले बनाऊंगा, फिर तुमको फील करवाऊंगा कि ग्राफ क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये हमारा कौन सा एक्सिस हुआ, और ये कौन सा एक्सिस हुआ, एक एक ग्राफ बताऊंगा अच्छे से। ये हमारा हुआ y एक्सिस, ये हुआ x एक्सिस। यहाँ पे तुम्हारा 25 से 0 आ गया, यहाँ पे फीमेल होंगी, यहाँ पे मेल होगा। यहाँ पे गैप दे तो 10, 20, 30, 40, बोर्ड बहुत हिलता है भाई मेरा, 50, 10, 20, 30, 40, 50,
और बढ़ा तू जा। यहाँ पे उम्र 0 से 5, उम्र रियाज वाला उम्र नहीं भाई, 10 से 15 समझ लेना यार, 11 15, 15 से 20, 20 से 25, अभी ले लो 25 से 30, सो अब देखो मान, अच्छा एक चीज बताओ, हमारे जो पूरा फेज होता है मतलब लाइफ का, उसमें कौन कौन से फेज आते हैं बायोलॉजी के टर्म में बताना। देखो हमारे जो लाइफ में फेज आते हैं ना, 3 फेज आते हैं इन द टर्म ऑफ बायोलॉजी। और कौन नहीं पूछ रहा हूँ, जुबिलाइन मत बताने लगना, या फिर ये मत बताना चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, ये सब चलो ठीक है, लेकिन बायोलॉजी 3 फेज को मानती है। एक सोच लो, बायोलॉजी मानती है तो क्या, एक होगा प्री रिप्रोडक्टिव फेज, अर्थात कि रिप्रोडक्शन करने से पहले की अवस्था। एक होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज, अर्थात कि रिप्रोडक्टिव इसको बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज बोल सकते हैं। तीसरा प्री, ड्यूरिंग, और यहाँ पे क्या होगा पोस्ट, अर्थात कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। समझ गए ना, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो हमारा इधर हम लोग क्या बोलेंगे कि उम्र के हिसाब से देखते हैं, अबे एज के हिसाब से, तुम लोग उम्र रियाज वाला समझोगे। तो 15 तक लगभग हम क्या रहते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं, तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, प्री मान लेते हैं। और इसको क्या मानते हैं, वैसे मेल्स में हमेशा हम लोग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सपोज जब मान लेते हैं ये वाला 30 तक, हम लोग क्या मान लेते हैं, ड्यूरिंग, अर्थात कि रिप्रोडक्टिव फेज के ऊपर। और यहाँ पे 30 से 35 ले लो, लेकिन होता नहीं है, तुम लोग को पता है रिप्रोडक्टिव फेज मेल में हमेशा होती है, लेकिन फीमेल्स की जो है 45 से 50 पे मेनोपॉज जब आता है वो खत्म हो जाती है। यहाँ पे 35 से 40 ले लो, ये तुम्हारी हुई पोस्ट हुई। और ये जो ग्राफ ऊपर पोस्ट वाला है इसको हमेशा निगलेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि पोस्ट का काम नहीं रहता, जनरली हमको ड्यूरिंग और प्री का काम रहता है। अब तुम जरा समझना, ये ग्राफ मान लो, ये ग्राफ मैं जनरली बना रहा हूं कि 50 से यहाँ तक साल में इतने बच्चे हुए, ठीक है, ये तुम्हारा प्री वाला हो गया। और समझना ध्यान से, एक काम करता हूं, इसको और छोटा बनाता हूं, नहीं, ये सही है। मान लो ये हुआ, और यहाँ पे अब क्या आ गया, ड्यूरिंग, यानी कि ये रिप्रोडक्टिव फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज तुम 25 तक मान लो, कुछ मान लो यार। फिर यहाँ पे मान लो तुम्हारा 40 ले लिया मैंने, यहाँ पे ऐसे हो गया, समझो बस तुम लोग, ये मान लो ऐसे हो गया, और ये तुम्हारा ऐसे हो गया। केक नहीं लग रहा है, खा लो, मत खाना बे, गोल्ड है। अब ये तुम्हारा कौन सा हो गया, प्री वाला हो गया, नहीं प्री नहीं हुआ, ये कौन सा होगा, ड्यूरिंग हुआ, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। और ये तुम्हारा प्री, अर्थात की रिप्रोडक्टिव फेज की पहली वाली। तो एक चीज बताओ, क्या हमारा जो रिप्रोडक्टिव फेज है, अर्थात की ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज है, यही डिसाइड करेगा कि हमारा जो बच्चे होंगे, अर्थात कि प्री रिप्रोडक्टिव वाले जो बच्चे होंगे वो इन पे डिसाइड करेगा, अर्थात ये वाले जो हैं इन पे डिपेंड करेंगे। अगर ये नहीं तो ये भी नहीं, क्योंकि यही रिप्रोड्यूस करके बच्चे पैदा करेंगे ना, कि ये बच्चे पैदा कर देंगे बे, इनके पास कैपेबिलिटियां नहीं है। यानी कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव वाले फेज ही हमारे बच्चे पैदा करते हैं, अर्थात कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले बच्चे पैदा करते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ये जो ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव वाले हैं ये हमारे करंट स्टेटस शो करते हैं, अर्थात कि करंट स्टेटस किस चीज में शो करते हैं, रिप्रोडक्शन में। ये करंट स्टेटस इसलिए शो करते हैं क्योंकि ये रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, और ये हमारे फ्यूचर स्टेटस शो करते हैं, यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव वाले। लेकिन क्यों फ्यूचर वाले शो करते हैं, यहाँ पे फ्यूचर लिख लो, फ्यूचर स्टेटस ये लोग क्यों लोग शो करते हैं, फ्यूचर स्टेटस ये लोग इसलिए शो कर लेते हैं क्योंकि यही तो बाद में फ्यूचर में जाके हमारा जो करंट स्टेटस में डेवलप होंगे। अर्थात कि मेरे कहने का ये मतलब है, सिंपल भाषा में समझो, कि ये वाला जो फेज है कभी ना कभी ये रिप्रोडक्टिव कैपेबल होगा, क्षमतावार होगा ना, कि ये अपने बच्चे पैदा कर सके। अभी यहाँ पे रिप्रोडक्टिव में क्षमतावार कौन है, ये ड्यूरिंग वाले, क्योंकि यही पैदा कर रहे हैं ये। तो अर्थात मैं ये बोल सकता हूं कि हमारा यहाँ पे की पॉइंट तुम लोग सुनना, यहाँ पे हमारा जो एक्सपेंड हो रहा है, अर्थात कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव वाले फेज है उनसे ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, अर्थात कि जो बच्चे हो रहे हैं ज्यादा हो रहे हैं रिप्रोडक्टिव फेज वाले से, अर्थात कि एक साल में कई सारे बच्चे हो जा रहे हैं, कई लोग पैदा करते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे जो ग्राफ है एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंडिंग किस टर्म में बोला है ये भी याद रखना, ये तुम्हारा की पॉइंट है। एक्सपेंडिंग किस टर्म में बोला है, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव फेज है, ध्यान से सुनना, जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो अपने से ज्यादा बच्चे पैदा कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा एक्सपेंड हुआ ना, अर्थात कि बढ़ा ना, ग्राफ कहीं ना कहीं बढ़ा ना। ये तुम्हारे जो ड्यूरिंग वाले हैं वो
प्री ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज वाले को ज्यादा पैदा कर रहे हैं, तो अर्थात ग्राफ है हमारा एक्सपेंड हो गया। और क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट से ज्यादा है? अरे है कि नहीं? देखो यहाँ पे तो डेथ रेट हुआ, ठीक है, ये यहाँ से इतने कम हुए, ये डेथ रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो हमारा बर्थ रेट है वो भी तो ज्यादा हो रहा है मेरे भाई। यहाँ पे देखो ये लोग इतने हैं, लेकिन हमारा ये 50-50 मिलियन पे फीमेल का आ गया, यहाँ पे चलते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ हमारा जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट के ज्यादा है? इतनी बात समझ में आ गई, इसको छाप लो। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है हमको? एक्सपेंडिंग, अर्थात कि बढ़ता हुआ ग्राफ शो कर रहा है। बढ़ता हुआ ग्राफ इन द टर्म ऑफ किसका? जो हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, अर्थात कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले का बढ़ रहे हैं। किसकी वजह से? ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव वाले से। कभी ये भी यहाँ पे आएंगे, तुम खुद सोच के देखो, ये भी तो यहाँ पे आएंगे, तो अर्थात ये भी इस पे डिपेंड रहेगा कहीं ना कहीं। ये जो है इस पे डिपेंड रहेगा, ये जो प्री वाले हैं ड्यूरिंग पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर ड्यूरिंग वाले बच्चे नहीं पैदा करेंगे तो ये बढ़ेंगे नहीं। तो ये वाले जो है प्री वाले वो ड्यूरिंग वाले पे डिपेंड है, लेकिन ड्यूरिंग वाले प्री पे नहीं है। लेकिन कभी ऐसा टाइम आएगा जो प्री वाले हैं वो ड्यूरिंग में चले जाएंगे, और कुछ जो आने वाली संतानें हैं वो तुम्हारा किस पे डिपेंड रहेंगी? ड्यूरिंग वाले पे। यही कभी ना कभी ड्यूरिंग पे जाएगी, यही कभी ना कभी पोस्ट पे जाएगी, पोस्ट फर्टिलाइजर रिप्रोडक्शन पे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? समझे? आज मैं कुछ ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ और मेरा थोड़ा लैग कर रहा है वॉइस, छोड़ो। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मुझको ऐसा सेटिस्फैक्शन अंदर ऐसा नहीं हो रहा है कि तुम लोग को समझ में आया होगा कि नहीं। तो यहाँ पे मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो प्री रिप्रोडक्टिव वाला फेज है, ध्यान से सुनना, जो हमारा प्री रिप्रोडक्टिव वाला फेज है वो कहीं ना कहीं ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पे डिपेंडेंट है। अब तुम लोग बोलोगे क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि हमारा जो ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव वाला फेज है वही आपस में इंटरब्रीड करके, अर्थात कि क्रॉस करके हमारे जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले को, यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले को पैदा कर रहा है। तो हम ये क्या कह सकते हैं, हमारा जो बर्थ रेट है वो ज्यादा है कहीं ना कहीं डेथ रेट से। अरे बर्थ ज्यादा हो रही है, ये देखो ये मर रहे हैं, और यहाँ पे जो बर्थ रेट है इनके मुकाबले ज्यादा है, तो बर्थ रेट ज्यादा हुआ, और यहाँ पे ग्राफ एक्सपेंड कर रहा है, अर्थात कि किसके रिस्पेक्ट में? जो ड्यूरिंग वाले हैं उनसे प्री वाले ज्यादा हैं, तो ग्राफ हमारा एक्सपेंड कर रहा है, अर्थात कि बढ़ रहा है ना। समझ में आ गया? अब हम लोग दूसरा ग्राफ समझते हैं। पहले ग्राफ समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि ओहो यार एक काम करता, मैं यही समझा देता, छोड़ो तुम लोग के थोड़ी और मेहनत भी सही, कम से कम समझ तो आएगा। अभी जो मैं बगल में हटा था तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, अगर नहीं लिए होगे तो फिर से ले लो। अब यार बार बार बोलने पे मैं, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट लेना, जिसको नोट्स बनाना वो बनाए। मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ यार, तुम लोग देख रहोगे राइटिंग सुधारने की। हाँ भाई, अब हो गया हमारा ग्राफ चिकन मतलब साफ होता है, चिकन हो गया भाई, मतलब कि क्लीन हो गया। अब देखो यहाँ पे ग्राफ समझो, 20, 25 से 30, 30 से 35, ये सोन का सिंबल है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये फीमेल को शो कर रहा है, ये मेल को शो कर रहा है। अब देखो दूसरा ग्राफ, मान लो कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव फेज है, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव फेज है, ये प्री इसको शो कर रहा है, प्री, ये ड्यूरिंग, यहाँ पे पोस्ट वाले को हम निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि पोस्ट वाले का भी काम नहीं लगता है, लेकिन पोस्ट वाले मतलब जो रिप्रोडक्टिव करने की क्षमता ना हो, या फिर मर गया हूँ, ये भी समझ लो, मरेंगे तभी तो रिप्रोडक्टिव करने की क्षमता नहीं रहेगी, या फिर स्टेराइल हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं मेल में, लेकिन फीमेल में। मान लो कि ये ग्राफ ऐसे बढ़ा और ये कहाँ गया, 50 पे गया, ठीक है। और अब तुम्हारा जो रिप्रोडक्टिव फेज है वहां पे भी ऐसे ग्राफ गया, देखते जाना, समझते जाना, फील करना, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। तो अर्थात यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज वाला है, अर्थात कि ये हमारा रिप्रोडक्शन करने की क्षमता रखता है और ये जो है हमारा रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं रखता, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि हमारी जितनी प्री रिप्रोडक्टिव वाली फेज है उतनी ही हमारी रिप्रोडक्टिव वाली फेज भी है, अर्थात कि हम लोग जितने हैं उतने ही बच्चे हम लोग पैदा भी किए हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ बर्थ रेट जो है इक्वल है हमारे डेथ रेट के? अरे तुम लोग खुद देख लो, इसके इसका कंपेयर करके, दो ही लोग का कंपेयर करेंगे, प्री वाले और ड्यूरिंग वाले, इसके मुकाबले ये देखो बराबर है,
तो मैं क्या वो ये बोल सकता हूँ, और वहां पे ग्राफ कम थे अर्थात कि कुछ लोग तो डेथ हुए थे, तभी तो बराबर नहीं थे। अगर बराबर हो जाते तो बराबर हो जाते तो इसमें नहीं आ जाता इस कैटेगरी में। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे बर्थ रेट जो है डेथ रेट के इक्वल है, बर्थ रेट डेथ रेट स्मॉल डी और स्मॉल बी से वो करते हैं, डिनोट करते हैं। और अब इस ग्राफ का दूसरा पॉइंट समझो, ये ग्राफ में स्टेबलाइज नहीं है अर्थात स्टेबल नहीं है, स्टेबल इन द टर्म ऑफ विच ड्यूरिंग वाले और प्री वाले ये दोनों स्टेबल है अर्थात कि दोनों बराबर है पॉपुलेशन लोगों की। इतना समझ में आया? अब एक ग्राफ और समझो, ये लास्ट ग्राफ है, इसके बाद हम लोग कुछ और अच्छी अच्छी चीजें जानेंगे इसी ग्राफ से रिलेटेड। ये काफी ब्रॉड टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक तो नहीं बोलूंगा, ये काफी अंडरस्टैंड करने वाला टॉपिक है। इसके बाद पॉपुलेशन साइज में हम लोग आएंगे। अब मान लो कि यहाँ पे ये 40 हो गया, खच खच, अब ये देखो खच खच, ये देखो खच खच, ये काम करता छोटा कर देता हूँ वरना तुम लोग कंफ्यूज आ जाओगे। खच 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 खच। अब यहाँ पे ये हुए तुम्हारे ड्यूरिंग के पोस्ट, ड्यूरिंग, ये क्या होगा प्री। अब यहाँ पे तुम क्या समझ रहे हो, जो हमारे रिप्रोडक्टिव फेज वाले हैं वो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं अर्थात कि मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि ये जो हमारे बच्चे मर ज्यादा रहे हैं इन द टर्म ऑफ जन्म। देखो जन्म तो इतने लेके रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंच गए लेकिन ये लोग बच्चे कम पैदा कर पा रहे हैं अर्थात कुछ मर रहे हैं। तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ जो बर्थ रेट है कम है और डेथ रेट तो ज्यादा है। और ये ग्राफ में क्या हमें शो हो रहा है, इंक्रीमेंट एक्सपेंडेशन शो हो रहा है या डिक्लिनेशन शो हो रहा है, डिक्लिनेशन अर्थात कि यहाँ पे ग्राफ डिक्लाइन हो रहा है कहीं ना कहीं। देखो हमारे रिप्रोडक्टिव इन्हीं दोनों के रिस्पेक्ट मिलेंगे तो हमारा ग्राफ डिक्लाइन हो रहा है कि नहीं, ये रिप्रोडक्टिव फेज वाले ज्यादा है लेकिन प्री वाले कम है तो डेथ रेट ज्यादा हो रहा है, हमारा ग्राफ अल्टीमेटली डिक्लाइन कर जाता है। और इसका एक एग्जांपल ले लो, एनसीईआरटी ने दिया है जापान। जापान, अब तुम बोलोगे जापान कैसे, क्योंकि जापान में क्या है ना कि वहां पे जनसंख्या काफी कम हो रही है, मतलब हमारे रिप्रोडक्टिव फेज में तो ज्यादा लोग हैं लेकिन प्री वाले कम हैं। तो जापान में ऐसी पॉलिसी आई है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर सके। ऐसा इंडिया में नहीं होगा क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। तो जापान में ऐसा रूल आया गया है कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव फेज वाले हैं, रिप्रोडक्टिव फेज वाले वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर सके। वैसे इंडिया के लिए ये रूल नहीं है तो खुश मत हो तुम लोग, इंडिया में 2 ही लोग पैदा करो ताकि तुम लोग को सरकारी जॉब मिल सके। समझ में आया? वरना बैरियर मेथड यूज करो, सबसे बेस्ट मेथड है। तुम्हारा मर्जी, सरकारी नौकरी पाना है तो मत करना 2 बच्चे से ज्यादा पैदा, नहीं पाना तो वही तुम्हारी मर्जी, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। अब यहाँ पे हम समझेंगे पॉपुलेशन क्या होता है, ग्राफ छाप लिए थे ना, और पॉपुलेशन साइज क्या होती है और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी, और पॉपुलेशन क्या डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो एक एक करके समझेंगे हम लोग। देख मेरे भाई, पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होती है, कितनी बार बताया, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीसीज लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ गिवन टाइम एंड दे हैविंग अ कंपटीशन फॉर शेयरिंग ऑफ देयर रिसोर्स। समझ में आया? और इंटरब्रीड आपस में करते हैं। पॉपुलेशन पे आज नहीं बोलूंगा, जिसने मेरा पॉपुलेशन वाला लेक्चर नहीं देखा है वो पहले देख के आ जाए फिर ये टॉपिक सुने। अब पॉपुलेशन तो समझ में आ गया, खट से इसको मिटा देते हैं। अब तुम लोग समझो कि ये हमारा आखिर में ये क्या होता है, पॉपुलेशन साइज। देखो पॉपुलेशन साइज में हम ना नंबर बताते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या, ये पॉपुलेशन नॉर्मल क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान सुनना, पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ स्पीशीज को शो करता है अर्थात कि ग्रुप ऑफ स्पीशीज को, और ये क्या करता है एक सिंगल स्पीशीज को शो करता है अर्थात कि एक लोग यानी कि एक इंडिविजुअल शो करता है। एक एक इंडिविजुअल करके हमारी पॉपुलेशन साइज बताते हैं। समझ में आया? जैसे कि ये हमारी पॉपुलेशन साइज जनरली क्या बताती है, नंबर्स को बताती है कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग हैं। अर्थात कि अगर मैं ये एग्जांपल लूं कि इस रूम में कितने लोग हैं तो 1 लोग है, नंबर बता रहा है। मेरे घर में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, हाँ
नहीं, 4 लोग हैं मेरे घर में। मेरे घर में 4 लोग हैं। समझ में आ रहा है ना, नंबर को बताता है पॉपुलेशन साइज। तो याद रखना, अगर डिफिनेशन पूछे तो डिफिनेशन लिख लो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ नहीं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिख ले मेरे भाई, काम देगा। नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीसीज लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर या फिर एट अ गिवन टाइम। लिख लिया? एक बार फिर से बोल देना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीसीज लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम या फिर गिवन टाइम। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है ये समझना। पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ नहीं होता, ये क्या होता है कि ये बताता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल, अर्थात कि कितने इंडिविजुअल हैं। इंडिविजुअल कहां पे? पर्टिकुलर यूनिट एरिया, अर्थात कि पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। फिर से मेरे साथ बोलो यार, बेशर्मी के साथ बोलो। अगर कुछ बनना है तो बेशरम बन जाओ। समझ में आया? फिर से बोलो, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल, एक सेम स्पीसीज के होंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन यूनिट एरिया। अर्थात इसका एग्जांपल समझना तुम लोग, पॉपुलेशन डेंसिटी का इरेज कर देना हूं। पॉपुलेशन डेंसिटी तरफ फील करके समझाओ। ये हुआ तुम्हारा पॉपुलेशन डेंसिटी। यहां पहले हम लोग लिखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी का डिफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन पर यूनिट एरिया, अर्थात कि उस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। अब मैं तुमसे पूछूं मेरे रूम की डेंसिटी क्या है? मेरे रूम में मेरे अलावा कोई नहीं है ना, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हुए? 1 हुए। और एरिया मेरे रूम का कितना है? वैसे काफी बड़ा है रूम, मतलब लंबाई में, तो वो होगी एरिया। अर्थात कि पॉपुलेशन डेंसिटी हमें क्या बताने की कोशिश करता है? इस पर्टिकुलर एरिया में कितने इंडिविजुअल रह रहे हैं, अर्थात कितने लोग रह रहे हैं, वो हमारी होती है पॉपुलेशन डेंसिटी, जो कि घनत्व को बताता है, डेंसिटी को बताता है। इस पर्टिकुलर रूम में कितनी डेंसिटी? 1 डेंसिटी है, तो 1 हुआ इंडिविजुअल। इस पर्टिकुलर रूम की मान लो 100 मीटर है, 100 मीटर ज्यादा नहीं हो जाएगा, मान लो 10 मीटर रूम का है, तो यहाँ पे एरिया बता दिए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बता दिए, मैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे एरिया हुआ, 0.1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया ना? तो पॉपुलेशन डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिव इन अ यूनिट एरिया, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉपुलेशन डेंसिटी, पर यूनिट एरिया। पर का वैसे ये सिंबल है। अब इसका एग्जांपल तुम लोग समझना। मान लो कि ये एक फील्ड है, कितनी बड़ी है? 100 मीटर स्क्वायर की फील्ड है, और यहाँ पे कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं। देखते जाना, फील करना। इसी में तुमको एक और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का भी टॉपिक समझा दूंगा। टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, तुमको फील करवाने के लिए इतना 3 झाम कर रहा हूँ। ध्यान से देखते जाना। अब ये पर्टिकुलर एरिया हो गया, अर्थात कि यूनिट पर एरिया होगा, और इंडिविजुअल कितने रह रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हुए भाई? 11 है। 11 पूरे, ये होगा तुम्हारा पॉपुलेशन डेंसिटी। अब तुमको डिफाइन करना होगा, तो इस पर्टिकुलर एरिया में कितने इंडिविजुअल रह रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी। मेरे साथ एक बार फिर से बोल, चिल्ला के, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। अब दूसरा टॉपिक क्या था हमारा कि आखिर ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ स्पीसीज सेम होनी चाहिए, याद रखना। नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के लोग गिनेंगे। यहाँ पे अगर कुकुर हो गए, बिलार हो गए, सांप हो गए, तो इन लोग को नहीं गिनेंगे, बस नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम। अगर बिलार को गिनेंगे तो बिलारी को गिनेंगे, और अगर इंसान को गिनेंगे तो इंसानी को गिनेंगे। समझ में आया? ये तो अंडरस्टूड है यार। अब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का होता है नंबर ऑफ स्पीसीज जो होती है एक इंडिविजुअल की कितना एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, अर्थात कि
ये तो 100 मीटर पे इतने लोग डिस्ट्रीब्यूट हैं, ठीक है। अब मान लो मैं इस पर्टिकुलर एरिया के लिए लिया, अब इस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग डिस्ट्रीब्यूट हैं, 3 लोग डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो वही हमारा डिफाइन करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया। समझ में आया, एक पर्टिकुलर एरिया में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट है, अर्थात कि इस एरिया में 3 लोग डिस्ट्रीब्यूट है, इस एरिया में 2 लोग हैं। अब एरिया चाहे जितनी बड़ी हो सकती है, इस एरिया में कितने लोग डिस्ट्रीब्यूट है, इतने लोग डिस्ट्रीब्यूट है, इस एरिया में 4 लोग डिस्ट्रीब्यूट है। अब मैं पूरे का ले लूं तो पूरे में कितने लोग डिस्ट्रीब्यूट है इस पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन यहाँ का जो एरिया होगा यहाँ पे दूसरे हो जाएंगे। तभी ये इतने में समझा रहा हूँ कि इतने एरिया में कितने लोग डिस्ट्रीब्यूटेड है, वही हमारा क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर इसमें कुछ छापना है तुम्हारे काम का तो छाप लो, डेफिनेशन पक्का छाप लो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया छाप लिए। अब तुम लोग को एक बेसिक चीज बताता हूं, ये पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड। बोर्डवा हमारा खराब है भाई, अमेजोन वाले सारे ठग रही हैं, शायद अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। ये बोर्ड ना थोड़ा कंपनी वाले डैमेज करके देती हैं। एक बार टाइम देख लूं मेरे भाई, वैसे ये टॉपिक खत्म ही करके जाऊंगा। 30 मिनट हुआ है भाई, अभी तो बहुत टाइम है। अब तुम ये देखो, अगर मान लो हमारी जो है क्या एक बिग एरिया है तो वहां की डेंसिटी क्या होगी, बिग होगी, यानी कि बिग पॉपुलेशन है। बिग पॉपुलेशन है तो एक बात बताओ, अगर वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है तो जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। जेनेटिक डाइवर्सिटी अर्थात कि जीन लेवल पे डाइवर्सिटी यानी कि भिन्नता ज्यादा होगी, और अगर वहां पे भिन्नता ज्यादा होगी तो इवोल्यूशन होने के चांस भी ज्यादा रहेंगे, और जो सर्वाइवल रेट है वो भी ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या ये लिख सकता हूँ, चेंज इन इवोल्यूशन एंड क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है, सर्वाइवल रेट। तो यहाँ पे समझना कि मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होंगे, अगर मान लो कि इस रूम में 10 लोग रह रहे हैं तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा हुई तो उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा आएगी, यानी कि अगर ज्यादा लोग रहे तो मेरे अंदर कुछ अलग डाइवर्सिटी रहेगी। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब जेनेटिक में चेंज, यानी कि चेंज होना है। तो क्या मेरे जैसा वो अलग दूसरा आदमी रहेगा, या जो तुम वीडियो देख रहे हो क्या मेरे जैसे सेम हो, नहीं हो ना। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी, और जब जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी अर्थात कि जेनेटिक लेवल पे चेंज होगा तो हमारा इवोल्यूशन होगा। हाँ, अगर जेनेटिक लेवल पे चेंज होता रहेगा, कुछ अगर चेंज होता रहेगा, जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी होती रहेगी, जेनेटिक लेवल पे कुछ चेंज होता रहेगा तो हमारा इवोल्यूशन भी होगा, यानी कि इवोल्यूशन में कहीं ना कहीं चेंज होगा, और जब इवोल्यूशन में चेंज होगा तो सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा। और अगर मान लो सर्वाइवल रेट इंक्रीज करे, अगर मान लो इवोल्यूशन ना हो, इवोल्यूशन में चेंज ना हो, अर्थात कि स्टेप बाय स्टेप बदलता ना जाए तो हमारा सर्वाइवल रेट घट जाएगा। अब देखो, मान लो कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई, अर्थात कि स्मॉल पॉपुलेशन हो गई, तब क्या होगा। अब ये भी एक्सपेक्ट देख लो तुम लोग, फील करते जाओ। ये मान लो पॉपुलेशन साइज तुम्हारी स्मॉल पॉपुलेशन, ये साइज की बात कर रहा हूँ, दोनों साइज है, तुम लोग ना कम हुआ तो हमारे अगर इस रूम में 2 लोग हुए तो कम से कम डाइवर्सिटी होगी, समझ रहे हो ना। अगर ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, ऑब्वियस है। अगर 2 लोग होंगे उसमें क्या डाइवर्सिटी देख पाओगे बे, दुनिया लोग में कितना तुम अंतर ढूंढोगे। अगर ढेर सारे लोग रहेंगे ढेर सारा अंतर ढूंढोगे, कम लोग रहेंगे तो कम अंतर ढूंढोगे। तो यहाँ पे जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो कम रहेगी, और जब जेनेटिक डाइवर्सिटी कम रहेगी तो जो हमारा इवोल्यूशन होने का चांस है, चेंज इन इवोल्यूशन, वो क्या होगा, कम होगा। और जब चेंज ऑफ इवोल्यूशन कम होगा तो हमारा अल्टीमेटली जो सर्वाइवल रेट है वो भी क्या होगा मेरे भाई, कम हो जाएगा। छाप लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छाप लिए। अब इसके बाद देखता हूं, और अगर एक चीज और देख लो, सर्वाइवल रेट कम हुआ मतलब बच्चे पैदा कर कम होने लगे तो हमारा एक ऐसा टाइम आएगा कि हमारी पूरी स्पीशीज एग्जिस्ट कर जाएगी, अर्थात ही खत्म हो जाएगी। यार इसके बाद तो एक बढ़िया टॉपिक है, बर्थ रेट क्या होता है, मोर्टेलिटी क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है,
और मोर्टेलिटी क्या होता है, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु। और यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ दिया है, पॉपुलेशन ग्रोथ में तुम्हारा यही तुम्हारा ये टॉपिक आ जाएगा, नोटेलिटी, मोर्टेलिटी और इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन मतलब कुछ नहीं होता कि मतलब अगर तुम कहीं पे गए, इमाइग्रेशन होगा, कहीं को छोड़ दी, यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीसीज दैट हैव गॉन टू न्यू हैबिटेट, अर्थात नई जगह चले गए, वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, इमाइग्रेशन हो जाएगा, यानी कि इमाइग्रेशन हो जाएगा। और जब एग्जिट मतलब एक्सटेंड माइग्रेशन हो जाएगा या फिर इमाइग्रेशन हो जाएगा, तो क्या होगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीसीज दैट हैव लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन टू न्यू हैबिटेट, यानी कि कहीं और चले गए, वहां पे कहीं और आ गए। आई मतलब इन, ई मतलब एग्जिट हो जाता है। ये सब कल बताऊंगा कि हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी पे माइग्रेशन का क्या फर्क पड़ता है, बढ़ता है घटता है, ये सब कल बताऊंगा। ये सब काफी अच्छा टॉपिक है, तो उसको ज्यादा टाइम दूंगा। तो चलिए आज क्लास यही समअप करते हैं। तो आज की बात, आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिकैप मारो, क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एज पिरामिड पढ़ा। एज पिरामिड क्या होता है, एज पिरामिड ये होता है कि वो हमें बताता है कि मेल कितनी है एक पर्टिकुलर एरिया में, फीमेल कितनी है और उनकी एज क्या है, कौन कौन रिप्रोडक्टिव फेज में, कौन कौन नहीं रिप्रोडक्टिव फेज में। अगर हमारा ड्यूरिंग वाला ज्यादा हुआ, सुनते जाना, ध्यान से सुनना, अगर ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज वाला ज्यादा हुए और प्री रिप्रोडक्टिव वाले कम हुए तो हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी। अगर ज्यादा हुए ड्यूरिंग प्री वाले तो हमारी पॉपुलेशन रेट एक्सपेंड करेगी। अगर कम हुए या बराबर हुए तो स्टेबलाइज होगी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हमारा पॉपुलेशन क्या होता है, और पॉपुलेशन में हमने ये जाना कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीसीज लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। फिर उसके बाद पॉपुलेशन साइज जाना, पॉपुलेशन साइज क्या बताता है, हमारा नंबर्स को बताता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। फिर उसके बाद हमने ये जाना पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिव इन अ ऑफ अ सेम स्पीसीज लिव इन अ पर यूनिट एरिया। पॉपुलेशन डेंसिटी होता है, और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद हमने ये जाना कि अगर बिग पॉपुलेशन होगी, यानी पॉपुलेशन की साइज ज्यादा होगी, तो हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी अर्थात की भिन्नता ज्यादा देखने को मिलेगी। और जब भिन्नता ज्यादा देखने को मिलेगी तो हमें एवोल्यूशन के चांस ज्यादा पड़ेंगे, और एवोल्यूशन के चांस ज्यादा पड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, सर्वाइवल रेट ज्यादा होगा। अब फिर हमने पॉपुलेशन डेंसिटी अगर कम हुई तो हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हुई, जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हुई तो हमारा चेंज इन पॉपुलेशन इवोल्यूशन हुआ, कम हुआ। तो जब चेंज इन इवोल्यूशन कम होगा तो हमारा सर्वाइवल रेट कम होगा, और अल्टीमेटली हमारी जो स्पीसीज है एक्सटेंड कर जाएगी, अर्थात की खत्म हो जाएगी। तो चलिए आज की बातें यहीं तक, कल की बातें कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।